हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सिकंदर कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हम लोग का जो है प्रतियोगिता दर्पण मासिक सीरीज में जो है करंट अफेयर्स चल रहा है मासिक सीरीज का, जिसमें से हम लोग अभी जुलाई तक का हम लोग देख चुके हैं प्रतियोगिता दर्पण मासिक को। जो है यह अगस्त महीने का है। अगस्त महीने में भी हम लोग राष्ट्रीय घटनाक्रम को देख चुके हैं। यह वीडियो होगा अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का, अगस्त महीने 2021 का, अगस्त 2021 का अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत 3 वर्ष के लिए इकोसॉक का सदस्य निर्वाचित हुआ है। अब ये इकोसॉक क्या है इसको समझिए। इकोसॉक हो गया इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इसको आप हिंदी में कह सकते हैं आर्थिक और सामाजिक परिषद। ये आर्थिक और सामाजिक परिषद क्या है? यह एक संस्था है जो कि यूनाइटेड नेशन के 6 प्रमुख अंगों में से एक है। 6 प्रमुख अंग यूनाइटेड नेशन का है। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है 6 प्रमुख अंग है, तो वो कौन कौन सा है? जैसा कि हम जानते हैं कि महासभा है, ठीक है। उसके बाद है आपका सुरक्षा परिषद, उसके बाद है सचिवालय, उसका जो जो है यूनाइटेड नेशन का सचिवालय, और उसके बाद है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, जिसकी चर्चा अभी हो रही है, इकोसॉक इसको कहेंगे। और फिर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, और फिर है प्रन्यास परिषद, है ना। तो इस तरह से 6 अनुषंगी संस्था यूनाइटेड नेशन का, उसमें से एक है इकोसॉक, ठीक है। तो इकोसॉक क्या है? इसका काम है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक और सामाजिक जो है ताने बाने को देखना, उससे संबंधित समस्याओं को देखना, ठीक है, और आर्थिक और सामाजिक उत्थान और कल्याण से संबंधित पहलुओं को देखना, ठीक है। तो ये है, तो जो है यूनाइटेड नेशन के का जो उद्देश्य है उसको पूरा करना इस संस्था का काम है, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो इकोसॉक में जो है कुल 54 सदस्य होते हैं। 54 सदस्य में से जो 18 सदस्य होते हैं वो प्रत्येक वर्ष जो है 3 वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि 54 सदस्य में से जो 18 सदस्य होते हैं वो प्रत्येक वर्ष जो है 18 सदस्य जो है की सदस्यता चली जाती है, और फिर नए 18 सदस्य आते हैं अगले 3 साल के लिए। ये साइकिल चलता रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो इसी में से जो ये हुआ है 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2024 तक के लिए भारत को सदस्यता मिली है ना। भारत को सदस्य के तौर पर चुना गया है, निर्वाचन किया गया है। तो कहाँ निर्वाचन होता है इसका? तो महासभा में होता है। तो महासभा में भारत का नाम जो है, भारत के नाम से भारत को निर्वाचित कर लिया गया है इसके सदस्य के तौर पर, ठीक है। भारत के साथ को जो और भी देश का निर्वाचन हुआ है, जैसे कि अफगानिस्तान का, कजाकिस्तान का और ओमान का भी। तो भारत, कजाकिस्तान, अफगानिस्तान और ओमान का निर्वाचन इसमें सदस्य के तौर पर हुआ है 1 जनवरी 2022 से लेकर के 31 दिसंबर 2024 तक के लिए, अगले 3 साल के लिए, ठीक है। तो फिर जब 3 साल पूर जाएगा तो फिर सदस्य से भारत हट जाएगा, फिर कभी नंबर आएगा तो फिर बन जाएगा। इस तरह से साइकिल चलता रहता है, ठीक है। तो ये है आपका। अब देखिए, जो इकोसॉक है मतलब जो है आर्थिक और सामाजिक परिषद है, इसका गठन कब हुआ था? तो 1945 में ही, जब यूनाइटेड नेशन का गठन हुआ था, तो उसी समय इसका भी गठन हो गया था। अब देखिए, इसमें जो 54 सदस्य है, 54 सदस्य में से जो है क्षेत्रवार सदस्य जो है कोटा दिया गया है। जैसे कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में से जितना भी देश है उसमें से 11 देश का जो है और हमेशा सदस्य रहना चाहिए, इस कोटा है ना। अफ्रीकी क्षेत्र में से जो अफ्रीकी देशों का जो है कोटा है 14 देश हमेशा इसमें मेंबर रहना चाहिए, है ना। तो लैटिन अमेरिका क्षेत्र में से 10 देश होना चाहिए, लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई क्षेत्र से। तो लैटिन अमेरिका का मतलब ये हो गया कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप और मध्य अमेरिका वाला क्षेत्र, और फिर जो कैरेबियन सागर, मैक्सिको सागर और मध्य अटलांटिक सागर के बीच में जो द्वीपीय देश है वो सब कैरेबियन देश में आता है। तो ये सब है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका भी आपका लैटिन अमेरिका के अंतर्गत आएगा। तो ये है, ठीक है। तो ये सब लैटिन अमेरिका क्षेत्र से 10 देश आ गया। पूर्वी यूरोप क्षेत्र से जो है 6 देश का कोटा है, और पश्चिमी यूरोप एवं अन्य क्षेत्र से जो है 13 देश का कोटा है। तो कुल मिलाकर के 54 सदस्य हो गए, ठीक है। तो इस तरह से 54 सदस्य का अलग अलग क्षेत्रवार कोटा बांटा गया है, ठीक है। तो ये है। नेक्स्ट देखिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी सदस्य का भी चुनाव हुआ। इसमें जो है 1 जनवरी 2022 से जो है अभी अल्बानिया, ब्राज़ील, गैबोन और घाना और संयुक्त अरब अमीरात 5 देश को जो है अस्थायी सदस्य के तौर पर निर्वाचित किया गया है। सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य के तौर पर चुना गया है। अब देखिए, इसमें भी जो सुरक्षा परिषद में जो होता है कुल जो है आपका 15 सदस्य होता है, उसमें से 5 अस्थायी और 10 अस्थायी,
ठीक है। इसके बारे में भी हम यहाँ बता दिए हैं। देखिए, सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, उसमें से 5 स्थायी और 10 अस्थायी। 5 स्थायी सदस्य कौन है, जो कभी चेंज हो ही नहीं सकते, वो हमेशा फिक्स हैं। फ्रांस है, चीन है, रूस है, ब्रिटेन, अमेरिका, ये फिक्स है। इसकी सदस्यता कभी नहीं जाती है, ये ऑलरेडी सदस्य रहते हैं अस्थायी तौर पर। 10 अस्थायी जो सदस्य है, उसमें से क्या होता है कि ये प्रत्येक 2 वर्ष पर ये इसकी सदस्यता चली जाती है और नए लोग आते हैं। भले एक देश कि जो है 1 से 2 बार सदस्य बन जाएगा साइकिल फॉर्म में, फिर कभी बारी आती है तो फिर सदस्य बन जाते हैं। तो प्रत्येक 2 वर्ष में जो है इसकी सदस्यता चेंज हो जाती है। तो ये 10 अस्थायी सदस्य में इसी तरह से कोटा भरा रहता है। तो हर साल जो है 5 सदस्य क्या होता है, प्रत्येक 2 वर्ष में 5 सदस्य नया निर्वाचित होता है। ये चीज़ है ना, इसमें ये सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य में ये इसी तरह से कोटा भरा जाता है, सदस्य की सदस्यता को भरा जाता है। वर्तमान में भारत भी इसका अस्थायी सदस्य है, जिसकी जो कि 1 जनवरी 2021 से है 31 दिसंबर 2022 तक रहेगा, है ना। ये है अभी जो 21 से 22 तक, 21 से अंतिम 22 तक, मतलब 21 पूरा और 22 पूरा रहेगा भारत। और अभी के लिए जो 22 और 23 जो रहेगा कौन, तो 22 रहेगा अल्बानिया, ब्राज़ील, गैबोन, घाना और संयुक्त अरब अमीरात। ये है 2 वर्ष के लिए रहेगा, ये है। अब देखिए, इसमें जो है 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2022 तक के लिए जो भारत भी जो सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है, यहाँ 22 होगा, सॉरी, जो है, तो उसमें भारत के साथ साथ नॉर्वे, कीनिया, आयरलैंड, मैक्सिको भी जो है रहेगा 2022 तक के लिए सदस्य, ठीक है, अस्थायी सदस्य। एक चीज़ और नोट में देख लीजिए, भारत अब तक 8 बार, कुल 8 बार जो है सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य के तौर पर चुना जा चुका है, ठीक है। जापान देखिए सर्वाधिक बार जो है चुना जा चुका है, लगभग 11 बार जो है सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के तौर पर चुना जा चुका है। ये भी एक जीके का क्वेश्चन हो सकता है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है, देखिए G7 शिखर सम्मेलन ब्रिटेन के कॉर्नवाल में संपन्न हुआ। तो कॉर्नवाल है ब्रिटेन में एक प्लेस है, वहाँ पर हुआ संपन्न। G7 मतलब होता है कि G7 ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज़, और ये एक ऐसे 7 कंट्रीज का ग्रुप है, संगठन है जो कि विकसित है ना, बहुत ज़्यादा विकसित है और औद्योगिक रूप से संपन्न देश है, जैसे कि फ्रांस, कनाडा, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, जापान, अमेरिका। ये 7 देशों का समूह है। पहले इस G7 में रूस भी शामिल था, तो G8 इसका नाम, G8 के नाम से जाना जाता था, तो रूस अब नहीं है इसमें, तो ये G7 है, ठीक है। इस G7 की जो है 47वां बैठक हुई, कहाँ पर, तो ब्रिटेन में। और तो ब्रिटेन में हुई, तो उसकी अध्यक्षता कौन किया, तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने इसकी अध्यक्षता किया है। और जो है इस मीटिंग में जो है भारत के प्रधानमंत्री भी वर्चुअल तरीके से अपना संबोधन किया, ठीक है। तो G7 के द्वारा इस मीटिंग में क्या उपलब्धि रही, क्या मतलब विशेषता क्या रही, तो G7 के द्वारा जो है घोषणा किया गया कि कोरोना से प्रभावित निर्धन देश को जो है 1 अरब वैक्सीन खुराक फ्री में दिया जाएगा, उपहार स्वरूप मुहैया कराया जाएगा G7 कंट्री के द्वारा। ये जो है G7 कंट्रियों का जो है देशों का ये जो है घोषणा रहा। तो 1 अरब खुराक में से सबसे विशेष बात ये रही कि जो 1 अरब खुराक जो फ्री में दिया जाएगा गरीब देशों को, उसमें से USA अकेला 50 लाख खुराक देगा और ब्रिटेन जो है वो 10 लाख खुराक देगा, तो कुल 60 लाख खुराक तो यही हो गया। बाकी खुराक जो है वो जापान, जर्मनी ये सब देगा, बाकी के G7 कंट्री जो है फ्रांस, कनाडा, जर्मनी, इटली ये सब देंगे, ठीक है। ये है G7 देशों ने आर्थिक रूप से कमजोर देशों को कार्बन उत्सर्जन रोकने के लिए भी, ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए भी 7.32 लाख करोड़ का मदद करने की घोषणा भी की है। मतलब पर्यावरण की दिशा में भी अहम घोषणा किया है, ठीक है। कार्बन उत्सर्जन कम करे कोई देश, तो उसको ये 7.32 लाख करोड़ का सहायता मुहैया कराया जाएगा। ये एक फंड घोषित किया है G7 कंट्री के द्वारा, है ना। ये है, तो G7 देशों ने 2050 तक कार्बन उत्सर्जन शून्य करने का भी लक्ष्य रखा है। तो ये है G7 के इस मीटिंग में भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने भी जो है संबोधन किया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने संबोधन में क्या कहा, तो उन्होंने यही कहा कि संपूर्ण विश्व के लिए एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य का मंत्र
होना चाहिए। मतलब एक पृथ्वी और एक स्वास्थ्य का मंत्र उन्होंने दिया। कहा कि पूरा पृथ्वी एक है तो स्वास्थ्य का भी नीति पॉलिसी एक होनी चाहिए और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सभी देशों को एक साथ काम करना चाहिए। ठीक है, तो जो है और प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि जो है भारत में जो है वैक्सीन उत्पादन करने की क्षमता अधिक है, तो इसके लिए जो G7 कंट्री के पास रॉ मटेरियल्स है, कच्चे माल है, वो जो है भारत को दें। इसको लेकर के फ्रांस भी जो है अपना भारत का पक्ष रखते हुए G7 में कहा कि भारत को जो है कच्चा माल मुहैया कराना चाहिए क्योंकि वहाँ पर जो है उत्पादन क्षमता अच्छा है। ठीक है, वैक्सीन उत्पादन क्षमता अच्छा है, लेबोरेटरी अच्छा है, ठीक ठाक है। ठीक है, ये है। देखिए ये जो सम्मेलन हुआ 46वां सम्मेलन था, 47वां सम्मेलन था ये जो ब्रिटेन में हुआ। तो इससे पहले 46वां सम्मेलन जो है 2019 में अमेरिका में होना था, जो कि नहीं हो पाया था। अब अगला होना है 48वां, जो कि 2022 में है, जर्मनी में होगा। ठीक है, तो ये भी आपको अगला वाला ध्यान रखिए, पिछला वाला छोड़ दीजिए। अगला 48वां कहाँ होगा, ये एक सवाल पूछ सकता है। ठीक है, 2022 में होगा और जर्मनी में होगा। अगला देखिए टॉपिक है संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों में आतंकवाद पर अंकुश लगाने हेतु सहमति बनी है। तो संघाई सहयोग संगठन क्या होता है, इसको पहले समझ लेना होगा। संघाई सहयोग संगठन को आप SCO भी कहते हैं। SCO मतलब हो गया S से संघाई, C से कॉपरेशन, O से ऑर्गेनाइजेशन, संघाई सहयोग संगठन। संघाई एक चीन का शहर है। ठीक है, वहीं से जो है चीन भी इसमें सदस्य है। संघाई सहयोग संगठन में जो है कुल 8 देश सदस्य हैं, जिसमें से रूस, चीन, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान है, पहले से ऑलरेडी इसमें सदस्य हैं। अब पाकिस्तान और भारत को 2017 में सदस्यता दिया गया है। तो कुल मिलाकर के 8 सदस्य इसमें है। तो इसी का जो है बैठक हुआ कहाँ, तो दुशांबे में। दुशांबे किसकी राजधानी है, तो ताजिकिस्तान की राजधानी है दुशांबे में 24 जून को इसकी बैठक हुई थी संघाई सहयोग संगठन की। अब संघाई सहयोग संगठन की तो किस लेवल के स्तर का जो है अधिकारियों की बैठक थी, तो ये थी NSA लेवल की अधिकारियों की बैठक। मतलब क्या है कि सभी देशों के जो सदस्य देश हैं SCO के, सभी सदस्य देशों के जो सुरक्षा सलाहकार होते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जिसे आप NSA कहते हैं, वो भाग लिए थे इस मीटिंग में, है ना। तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, तो भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, तो अजीत डोभाल हैं। तो अजीत डोभाल जो है भारत की तरफ से इसमें भाग लिए। तो अजीत डोभाल ने जो है SCO की बैठक में जो है संघाई सहयोग संगठन की बैठक में आतंकवाद से निपटने के लिए क्या कहा, तो उन्होंने कहा है कि एक एक्शन प्लान होना चाहिए, बहुत अच्छा सा एक्शन प्लान होना चाहिए। दूसरी बात उन्होंने कहा कि लश्कर तैयबा और जैसे मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों को जो है अंकुश लगाना चाहिए, है ना। उसे मिल रहे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो फंडिंग है, कोई देश उसको फंडिंग करती है तो उस पर अंकुश लगाया जाना चाहिए। ठीक है, लगाम लगना चाहिए। और दूसरी बात जो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, है ना, की जो कार्यवाही है उसको भी तेज करना चाहिए, उस पर भी अमल किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये है। तो अजीत डोभाल ने अपनी बात उन्होंने रखी इस संघाई सहयोग संगठन की बैठक में। अगला है देखिए ग्रीन हाइड्रोजन पहल पर ब्रिक्स देशों के साथ विशेषज्ञों का 2 दिवसीय सम्मेलन संपन्न हुआ। देखिए ये जो है ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह मीटिंग हुआ और ये इस मीटिंग का आयोजन जो किया था वो क्या था, भारत के द्वारा किया गया था। और उसमें भी कह सकते हैं कि भारत के NTPC के द्वारा जो है आयोजन किया गया था, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के द्वारा इसकी आयोजन की गई थी। अब इस आयोजन में जो है ब्रिक्स देश के, मतलब ब्रिक्स मतलब हो गया कि B से ब्राज़ील, R से रूस, I से इंडिया, C से चाइना और S से साउथ अफ्रीका, इन 5 देशों के जो विशेषज्ञ लोग हैं, ऊर्जा के क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, ठीक है, वो लोग इसमें भाग लिए। और चर्चा इसमें यही हुई कि इसमें जो है हाइड्रोजन का प्रयोग करके हम ग्रीन एनर्जी कैसे जो है उपयोग में ला सकते हैं और कैसे जो प्रदूषण युक्त ऊर्जा है उसको हम धीरे धीरे कम कर सकते हैं, है ना। इसी पर चर्चा हुई। ऊर्जा के लिए हाइड्रोजन के उपयोग और उससे संबंधित योजनाओं पर किए गए पहल, जो हर देश अपना ब्रिक्स कंट्री जो अपना पहल किया है उस पर चर्चा की गई और अपने किए गए पहलों को साझा किया, एक दूसरे से साझा किया, है ना, इस मीटिंग के माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, ऊर्जा उत्पादन में कार्बन रहित कैसे ऊर्जा उत्पादित किया जाए इस पर भी चर्चा हुई, गंभीरता से चर्चा की गई। इसमें ब्रिक्स देशों के विशेषज्ञों ने अपना विचार रखा, है ना, ये चीज़ है। अगला देखिए म्यांमार की सैन्य सरकार, जिसे आप जुंटा सरकार कहते हैं, के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र के महासभा में पारित हो गया। इसमें क्या है कि जुंटा सरकार क्या है, जुंटा सरकार मतलब क्या है कि वहाँ के सैन्य अध्यक्ष थे जुंटा,
म्यांमार के, जो कि लोकतांत्रिक सरकार को जो है तख्ता पलटते हुए सैनिक शासन लागू कर दिया था, जिसे हम जुंटा सरकार कहते हैं। वहाँ के सैनिक शासन को जुंटा सरकार कहते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय मंच पर करारा झटका लगा जुंटा सरकार को, क्योंकि जो वहाँ पर जो है क्रूरता के साथ जो विरोध करने वाले लोग हैं उसको जो है जेल में डाल दिया गया है, और लोकतंत्र को जो है पीछे रख दिया गया है, जिससे जो है महासभा में, जो संयुक्त राष्ट्र के महासभा में जो है एक प्रस्ताव पारित हुआ जुंटा सरकार के खिलाफ, है ना। उसमें जो है ये प्रस्ताव पारित हुआ जून 2021 में। मतदान हुआ, और इस मतदान की प्रक्रिया में जो है मतदान हुआ महासभा में, तो म्यांमार के सैन्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई गई इस प्रस्ताव के माध्यम से, और आदेश पारित किया गया महासभा के द्वारा कि तुरंत लोकतंत्र बहाल करें। जुंटा सरकार को आदेश दिया कि तुरंत लोकतंत्र बहाल करें, और जेल में जितने भी विरोधी बंद किए गए हैं उनको तुरंत रिहा करें। ठीक है, तो ये है, तो इस तरह का आदेश पारित हुआ। तो ये पारित जो हुआ, इसमें जो है महासभा में कुल 193 सदस्य देश जो है इसमें महासभा में सदस्य है। उसमें से 119 सदस्य जो है इस प्रस्ताव को जो है मोहर लगाया, हाथ लगाया, जुंटा सरकार के खिलाफ मोहर लगाया। ठीक है, वोट दिया कह सकते हैं। लेकिन विपक्ष में जो वोट दिया मात्र एक देश था, वो था बेलारूस, है ना। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको कि विपक्ष में मतलब क्या, जुंटा के पक्ष में कह सकते हैं, जुंटा के समर्थन में। ये नहीं चाहता था कि वहाँ सैनिक सरकार हटे। ठीक है, लेकिन जो है सैनिक सरकार हटे, वहाँ लोकतंत्र कायम हो, इसके लिए 119 देश जो है समर्थन किया, ये चीज़ है। अब भारत सहित कुल 36 देश जो है इस प्रक्रिया से ही अलग रहा, वोटिंग ही नहीं किया। ठीक है, मतलब वोटिंग उपस्थित ही नहीं रहा तो वोटिंग क्या करेगा, है ना। तो ये चीज़ है ना। तो उपस्थित प्रक्रिया से 36 देश जो है, भारत सहित 36 देश प्रक्रिया से ही अलग रहा, जिसमें से भारत है, अफगानिस्तान है, भूटान है, नेपाल है। ये सब कुछ पड़ोसी देश है जो कि नहीं चाहता है कि वहाँ फिर से लोकतंत्र कायम हो। तो ये चीज़ है, अंदरूनी बात यही है। यूनाइटेड नेशन में जो भारत का जो अस्थाई प्रतिनिधि है वो कौन है अभी, इसको समझिए। तो वो है टी.एस. तिरुमूर्ति। तो टी.एस. तिरुमूर्ति ने कहा कि उससे पूछा गया मीडिया के द्वारा कि आपने जो है भारत की तरफ से वोटिंग क्यों नहीं किया या उपस्थित क्यों नहीं रहे। तो टी.एस. तिरुमूर्ति ने कहा कि जो है ये हमारे कंसर्न में नहीं आया था। ठीक है, हमारे अनुकूल नहीं है, और प्रस्ताव जो है बिना पूछे प्रस्ताव ला दिया गया, तो इसलिए जो है ये उपस्थित नहीं रहे। ठीक है, ये चीज़। चीन में दंपतियों को अब तीसरा बच्चा भी पैदा करने की अनुमति मिल गई है। जैसा कि जानते हैं चीन में जो है बड़ी तेज़ गति से जनसंख्या बढ़ रही थी, तो उसी को ध्यान में रखते हुए चीन की सरकार ने 1980 में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के एक कानून बनाया था। उस कानून में था वन चाइल्ड पॉलिसी लागू किया था, जिसमें से जो है कानून के तहत एक दंपति को एक ही बच्चे पैदा करने का जो है अधिकार मिला था। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि अब जो है कामकाजी जनसंख्या है वो घटता चला गया, और वृद्ध की जनसंख्या बढ़ने लगी, है ना। तो जो है अब उसको तो यंग जनसंख्या चाहिए, तो अब जा कर के 2016 में फिर से वो अपने पिछले नीति को चेंज करते हुए 2 चाइल्ड पॉलिसी लाया। 2 चाइल्ड पॉलिसी, तो अब दंपति को 2 बच्चे जो है को पैदा करने का जो है अधिकार दिया गया। फिर जो है 2021 में अभी उसमें भी उस पॉलिसी में चेंज लाया, और 3 बच्चे का भी अधिकार अब दे दिया गया है। ठीक है, तो ये है। अभी रिसेंटली में चाइना में जो है जनगणना भी हुआ है 2021 में, जिसके अनुसार अभी चीन में जो कुल जनसंख्या है वो है आपका 141 अरब, मतलब है 1.41 जो है 141 करोड़, मतलब है 1.41 अरब। ठीक है, तो ये है। अगला देखिए, कट्टरपंथी नेता इब्राहिम रईसी ईरान के नए राष्ट्रपति निर्वाचित होंगे। अब मतलब निर्वाचित हो भी गए हैं। 18 जून 2021 को चुनाव संपन्न हुआ था वहाँ पर। ठीक है, ईरान में, जिसमें से जो है इब्राहिम रईसी जो है भारी बहुमत से जीत हासिल किया है, और हराया किसको, तो ये हराया मोहसिन रोजाई को हराया। ठीक है, ये हसन नूरानी का स्थान लेंगे। हसन नूरानी का स्थान इन्होंने लिया है इब्राहिम रईसी ने। हसन नूरानी 2 कार्यकाल 8 वर्ष से जो है वो राष्ट्रपति थे, और ईरान में यह रूल है कि कोई भी 2 कार्यकाल से ज़्यादा तीसरा बार वो राष्ट्रपति नहीं बन सकता, चुनाव नहीं लड़ सकता है। इसीलिए इस बार जो है इब्राहिम रईसी जो है भारी बहुमत से जीत हासिल किया है। ये कट्टरपंथी नेता है, और अमेरिका से इसकी नहीं बनती है। ठीक है, ये है।
इजराइल में भी जो है चुनाव हुआ, जिसमें से बेंजामिन नेतन्याहू पिछले 12 साल से जो प्रधानमंत्री थे तो उनको हटना पड़ा और नए जो है प्रधानमंत्री के तौर पर नफ्ताली बेनेट, है ना, नफ्ताली बेनेट ने प्रधानमंत्री का कार्यभार संभाला, है ना। नफ्ताली बेनेट जो है ये पहले जब बेंजामिन नेतन्याहू प्रधानमंत्री थे तो ये जो है विपक्षी दल के नेता थे, विपक्ष में जो है नेता थे। ये 8 विपक्षी दल मिल करके जो है ये प्रधानमंत्री बने हैं, गठबंधन की सरकार बनी है। ये है बेंजामिन नेतन्याहू का स्थान इन्होंने लिया, ठीक है। तो ये है नफ्ताली जो है यामनी पार्टी से बिलोंग करते हैं, वहाँ एक पार्टी है यामनी, उससे बिलोंग करते हैं। अगस्त 2023 तक ये पीएम रहेंगे, चूँकि ये गठबंधन की सरकार है तो 23 तक ये पीएम रहेंगे नफ्ताली। और उसके बाद जो है याइर लापिड प्रधानमंत्री होंगे, जो कि जो है इसी गठबंधन के एक अन्य दल है येस एतिद पार्टी का ये नेता है याइर लापिड, है ना। तो गठबंधन में तो ये होता है कुछ दिन हम बने तो कुछ दिन तुम बनो, तो ये वाला हाल यहाँ पर हो गया है नफ्ताली के साथ, ठीक। तो ये है इसाक हेरजोग इजराइल के नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। अब जैसा कि जानते हैं जो है इजराइल के नए प्रधानमंत्री भी नियुक्त हुए हैं, जो है नफ्ताली बेनेट। तो राष्ट्रपति चुनाव भी हो गया वहाँ पर, तो नए राष्ट्रपति भी जो है निर्वाचित हुए। तो कौन हुए थे इजराइल के नए राष्ट्रपति जो बने, इसाक हेरजोग बने। इनका कार्यभार जो है 9 जुलाई से जो है इन्होंने कार्यभार संभाला, लेकिन चुनाव जो इनका हुआ था वो हुआ था 2 जून 2021 को, ठीक है। इजरायली संसद को कहते हैं नेसेट, इसी नेसेट में जो है वहाँ के राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, ठीक है। ये हुआ, यहाँ देखिए इजरायली संसद मतलब नेसेट में संपन्न हुआ। और इसाक हेरजोग जो है लेबर पार्टी से बिलोंग करते हैं, ये लेबर पार्टी के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं, ठीक है। इजराइल में लेबर पार्टी भी चलता है, तो उनके वो जो है पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। इनका कार्यकाल होगा 7 वर्ष, ये 7 वर्ष के लिए जो है रहेंगे राष्ट्रपति के पद पर। 2021 से 7 वर्ष के लिए 2028 तक ये रहेंगे। इन्होंने रियूवेन रिविलिन जो कि लिकुड पार्टी से थे राष्ट्रपति थे, उनका स्थान लिया। इनसे पहले जो इजराइल के राष्ट्रपति थे वो थे रियूवेन रिविलिन, ठीक है। अगला देखिए पर्यावरण निष्पादन सूचकांक 2020 में भारत का क्या स्थान रहा, इसको हम लोग देखेंगे। तो इसको हम कहते हैं इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में यही देखा जाता है कि किस देश का जो है इन्वायरमेंट कितना अच्छा है और इन्वायरमेंट को लेकर के वह देश कितना पहल कर रही है और कौन कौन से कार्य कर रही है, इसी को ध्यान में रख कर के मानक को देखा जाता है, ठीक है। तो यही है। तो यह सूचकांक विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान में रखना होगा। कभी कभी यही पूछ लिया जाता है कि किसके द्वारा यह रिपोर्ट जारी किया जाता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। यह सूचकांक तैयार करने में येल यूनिवर्सिटी और कोलंबिया यूनिवर्सिटी भी सहयोग करता है, किसको, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को। तो आप कह सकते हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम येल यूनिवर्सिटी और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के सहयोग से या उसकी भागीदारी से यह जो सूचकांक जारी करता है ना, इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 का जारी किया गया अभी। तो मानक क्या रखा जाता है इसको जारी करने में, इस रिपोर्ट को जारी करने में, तो वायु प्रदूषण, किसी देश में वायु प्रदूषण का स्तर क्या है, वहाँ का पेयजल की गुणवत्ता क्या है, वहाँ उस देश में वृक्ष की मात्रा कितनी है ना, जीव संरक्षण को लेकर के वह देश कितना कदम उठाया है और क्या करता है वो देश, नाइट्रोजन संतुलन है कि नहीं, आदि मानकों पर जो है विचार किया जाता है, तब उसको अंक दिया जाता है। अंक के आधार पर उसका जो है रैंकिंग तय होता है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि भारत का इस रैंकिंग में कितना स्थान है, कौवा स्थान है। प्रत्येक 2 वर्ष पर यह रिपोर्ट जारी होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये जो इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स है ये 2 वर्ष पर जारी होता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। इस बार जो हुआ 180 देशों का जो है आकलन हुआ, जिसमें से प्रथम स्थान पर डेनमार्क रहा 82.5 अंक के साथ। मैक्सिमम अंक 100 होता है, उसमें से 82 अंक लाया, 82.5 अंक लाया डेनमार्क, जो कि प्रथम स्थान पर है। द्वितीय स्थान पर लग्जमबर्ग है, तृतीय स्थान पर स्विट्जरलैंड है, ठीक है। तो डेनमार्क में जो है अच्छा परफॉर्मेंस रहा इन्वायरमेंट का, ठीक है। सबसे बेकार जो रहा, बेकार वाला देखिए, वो रहा आपका 180वें स्थान पर लाइबेरिया, ठीक है। तो लाइबेरिया, और भारत का पोजीशन रहा 168 में, भारत 27.6 अंक के साथ, जो कि बेकार है, बेकार एक श्रेणी में रखेंगे,
ठीक है, 168वें पोजीशन पर। 180 देश में 168वां कोई अच्छा नहीं है। लेकिन भारत का पड़ोसी देश से तुलना कर लीजिए भारत का, तो देखिए तो भारत से बेहतर है भारत के पड़ोसी, जैसे कि भूटान देखिए 107वें पोजीशन पर है। भारत 168वें पे है तो भूटान 107वें पर है। श्रीलंका 109वें पोजीशन पर है। चीन 120वें पोजीशन पर है। पाकिस्तान 142वें पोजीशन पर है। नेपाल 145वें पर है। बांग्लादेश 162वें पर है। तो भारत के कुछ पड़ोसी देश हैं जो कि भारत से बेहतर है इस इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में, ठीक है, ये है। कुछ देश है जैसे म्यांमार पड़ोसी है तो वो भारत से थोड़ा बेकार है, 179 देखिए ये है, तो ये चीज़, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021। ये ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 भी जारी हुआ है ना। ये कौन करता है, तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जारी किया जाता है। यह इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, तो सिडनी में है। देखिए सिडनी का स्पेलिंग थोड़ा गलती हो गया है, यहाँ पर देख लीजिए। सिडनी ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है। सिडनी के द्वारा यह इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, सिडनी में इंस्टीट्यूट है यह, इसी के द्वारा यह जारी किया जाता है ग्लोबल पीस इंडेक्स, मतलब वैश्विक शांति सूचकांक, विश्व शांति सूचकांक है ना। ये इस बार 163 देशों पर यह आकलन हुआ। उसमें से पहला देश है, सबसे शांत वाला देश जो है वो आइसलैंड है, ठीक है। दूसरे नंबर पर न्यूजीलैंड, एकदम कोई हरर कचकच नहीं है, पूरा एकदम पीसफुल कंट्री। फिर थर्ड नंबर पर डेनमार्क है। सबसे खराब अशांत देश जो है कह सकते हैं 163वें नंबर पर अफगानिस्तान, ठीक है। 162वें नंबर पर यमन, ठीक है। तो ये है सबसे अशांत देश अफगानिस्तान हो गया। भारत का पोजीशन क्या है, 135वें। तो भारत को भी आप कह सकते हैं उतना शांत नहीं है, अशांत वाला श्रेणी में ही कह सकते हैं। 135वां स्थान है, 163 में 135वां, कोई बहादुरी वाला बात नहीं है। अब भारत के पड़ोसी से अगर भारत की तुलना कर लें तो बड़ा शर्मिंदगी महसूस होगी। देखिए भारत, भूटान का देखिए 22वां स्थान है शांति में, ठीक है। कहाँ भारत 135वां। देखिए नेपाल देखिए 85वां स्थान है। बांग्लादेश देखिए 91वां स्थान है। 95वां स्थान है देखिए 95वां श्रीलंका का। 100वां स्थान है देखिए चीन का। चीन में भी शांति है भारत से ज़्यादा, ठीक है। ये है ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 था ये, ठीक। नेक्स्ट देखिए, WHO ने अल सल्वाडोर और चीन को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया है। अब देखिए होता क्या है कि जैसे विश्व भर में WHO का ये आकलन है कि विश्व भर में लगभग प्रति वर्ष लगभग 4 लाख मौतें मलेरिया से हो जाती है। तो कुछ विशेष प्रयासों से कुछ देश मलेरिया से जो है छुटकारा पाया है, मात देने में कामयाब हो गया है। तो वैसे देश की श्रेणी में चीन और अल सल्वाडोर भी आ गया है। तो पिछले 4 साल से चीन और अल सल्वाडोर में एक भी मलेरिया का मरीज नहीं आया, नहीं देखने को मिला। इसीलिए WHO ने चीन और अल सल्वाडोर को क्या किया, मलेरिया से मुक्त घोषित कर दिया। तो जून 2021 में जो है, जून 2021 में चीन और अल सल्वाडोर को मलेरिया से मुक्त घोषित कर दिया। कौन, तो WHO ने। अब तक विश्व में कुल 40 देश ऐसे हैं जिसे मलेरिया से मुक्त घोषित किया जा चुका है। 2019 में जो है, जो कि रिसेंटली में जो है मुक्त किया था मलेरिया से कौन देश, तो अल्जीरिया और अर्जेंटीना को, ठीक है। अल्जीरिया और अर्जेंटीना को किया गया था 2019 में। फिर अभी 2021 में किया गया चीन और अल सल्वाडोर को। तो देखिए ये जो 40 देश मलेरिया से मुक्त घोषित हो चुका है, उसमें चीन और अल सल्वाडोर सहित है। तो उसमें से एशिया से कितने देश हैं जो कि मलेरिया से मुक्त हो चुके हैं, तो एशिया में जो है इस मायने में बहुत गरीब है। एशिया में मलेरिया से मुक्त कंट्री जो है मात्र 4 ही को है, सिंगापुर, चीन, श्रीलंका और मालदीव, ठीक है। यहाँ देखिए सिंगापुर 1982 में मलेरिया से मुक्त हुआ था। चीन अभी 2021 में हुआ है। श्रीलंका देखिए 2016 में मलेरिया से मुक्त हुआ था। अब मालदीव 2015 में मलेरिया से मुक्त हुआ था, ठीक है। तो ये है, बाकी अभी भारत मलेरिया से मुक्त नहीं हुआ है। भारत का नाम तो कहीं नज़र नहीं आया, देखे ना, तो यही है। नेक्स्ट देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच कैदियों की सूची का आदान प्रदान हुआ। देखिए ये जो आदान प्रदान होता है, भारत के जेल में पाकिस्तानी कैदी और पाकिस्तान के जेल में भारतीय कैदी, ये दोनों एक दूसरे से, दोनों देश एक दूसरे के जेल में बंद कैदियों का लिस्ट जारी करता है, सूची जारी करता है। तो किस समझौता के तहत करता है, तो ये समझौता हुई थी 31 मई 2018 को, द्विपक्षीय समझौता। इसी द्विपक्षीय समझौता के तहत जो है भारत और पाकिस्तान वर्ष में 2 बार इस तरह का सूची जारी करता है, एक जनवरी में और दूसरा जुलाई महीने में, है ना। 1 जनवरी को एक लिस्ट जारी करेगा और दूसरा 1 जुलाई को करता है।
ठीक है। तो 1 जनवरी वाला तो अभी पुराना हो गया, तो 1 जुलाई अभी नया है, तो 1 जुलाई वाला डाटा को देखेंगे। तो 1 जुलाई में अभी लिस्ट जारी हुआ, दोनों देश अपने अपने देश में जो बंद कैदी है उसको जारी किया। तो भारत के जेल में पाकिस्तानी कैदी के बारे में देखिए क्या बताया गया है। तो भारत के जेल में जो पाकिस्तानी नागरिक जो जेल में बंद है वो है 345 कैदी, 345 कैदी है, जिसमें से 74 जो है मछुआरे हैं, जलीय क्षेत्र में मछुआरे थे, उनको जो है नेवी के द्वारा पकड़ लिया गया या कोस्ट गार्ड के द्वारा जो है पकड़ लिया गया और भारत के जेल में है। अब बाकी जो है 74 के अलावे बाकी 345 में 74 मछुआरे हैं। अब बाकी अन्य पाकिस्तानी नागरिक है जो किसी अन्य पर्पज से भारत में इन कर गए थे, उसको पकड़ लिया गया है और भारत के जेल में है। पाकिस्तान के जेल में जो भारतीय नागरिक है वो 609 है, 609 है देखिए, ठीक है। 609 कैदी भारतीय कैदी पाकिस्तान के जेल में है, जिसमें से 558 जो है मछुआरे हैं, है ना, समुद्र की सीमा से पाकिस्तानी समुद्र की सीमा में चला गया, जिसके कारण जो है पाकिस्तानी नेवी के द्वारा या पाकिस्तानी कोस्ट गार्ड के द्वारा इन लोगों को पकड़ लिया गया। बाकी 51 जो है अन्य नागरिक है जो कि पाकिस्तान के जेल में बंद है, भारतीय नागरिक, ठीक है। ये है, ये लिस्ट जारी हुआ है। ये हर साल जनवरी और जुलाई में लिस्ट जारी होता है, एक दूसरे को दिया जाता है, ठीक है। फिर देखिए ये जो है एक तरह का और समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में 31 दिसंबर 1988 को, द्विपक्षीय समझौता। तो इस समझौता के तहत जो है एक और लिस्ट जारी करता है भारत और पाकिस्तान, किस चीज़ का, तो वो करता है 1 जनवरी को साल में एक बार लिस्ट जारी करता है कि जितने भी परमाणु संस्थान है, प्रतिष्ठान है, परमाणु ऊर्जा वाला जो प्रतिष्ठान है उसकी सूची जारी करता है। भारत भी अपने तरफ से जारी करता है और पाकिस्तान भी जारी करता है। इसी समझौता के तहत 31 दिसंबर 1988 के द्विपक्षीय समझौता के तहत जो है प्रत्येक वर्ष में 1 जनवरी को यह जारी किया जाता है। तो जो है इसमें जो है भारत के पास कितना परमाणु प्रतिष्ठान है वो जारी किया और पाकिस्तान भी अपना रिपोर्ट जारी किया। ये सब बस खाना पूर्ति के लिए है, सब झूठा लिस्ट जारी करता है, समझ गए ना, ये चीज़ है। अमेरिका के बाद अब रूस भी मुक्त आकाश संधि से अलग हो गया है। अब देखिए मुक्त आकाश संधि क्या होता है, इसको कहते हैं OST, मतलब है ओपन स्काई ट्रीटी, है ना, ओपन स्काई ट्रीटी ये संधि है। इसमें जो इस संधि यह संधि हुई थी सबसे पहले 1992 में, है ना, इस पर हस्ताक्षर हुआ था और संधि हुई थी फिनलैंड के हेलसिंकी में सबसे पहले हुआ था और इसमें 34 देश जो है शामिल है, हस्ताक्षर किया हुआ है इस संधि में, है ना, OST में 34 देश, उसमें अमेरिका और रूस दोनों सहित है, अमेरिका और रूस सहित 34 देश इसमें जो है, देखिए यहाँ पर 34 देश इसमें जो है हस्ताक्षर किया गया था। लेकिन अमेरिका जो है पिछले साल 2020 में इस संधि से अपना हाथ पीछे खींच लिया, मतलब जो है हट गया, पीछे हट गया, सदस्य से जो है बाहर निकल गया। बाकी रूस भी था, तो रूस को लगा कि जब अमेरिका हट गया तो हम पीछे क्यों रहे, तो रूस भी इस साल जो है इसी सदस्यता से हाथ खींच लिया। तो अब बच गया कितना, तो 32 ही बच गया है, ये है। तो OST होता क्या है, ओपन स्काई ट्रीटी होता क्या है कि ये जो 34 देशों का जो ओपन स्काई ट्रीटी था, इसमें ये था कि जो सदस्य देशों का जो है कोई भी विमान एक दूसरे के क्षेत्रीय सीमा में जा सकता है, मुआयना कर सकता है ना, ये सब चीज़ है। लेकिन जिस देश से मुक्त आकाश समझौता नहीं होता है वहाँ पर जाना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो इस समझौता के तहत ये चीज़ था। देखिए इस तरह का जो स्काई ट्रीटी होता है वो 2 तरह का होता है, एक बहुपक्षीय और एक द्विपक्षीय। तो ये जो 34 देश वाला समझौता है ओपन स्काई का, तो ये बहुपक्षीय हो गया ना, तो ये 2 से अधिक देश इसमें शामिल है, तो बहुपक्षीय हो गया। और द्विपक्षीय में क्या होता है, एक देश दूसरे देश, 2 देश जो है आपस में एक समझौता कर लेता है कि हमारा जहाज़ आपके देश के ऊपर से गुजरेगा तो कुछ नहीं करिएगा, या आपका जहाज़ हमारे देश के ऊपर से आएगा तो कुछ मत करिएगा, तो उसको कहते हैं द्विपक्षीय ओपन स्काई एग्रीमेंट। तो ये जो है द्विपक्षीय ओपन स्काई एग्रीमेंट से अलग है, ये वाला जो है ये बहुपक्षीय ओपन स्काई एग्रीमेंट था जिसमें कि 34 देश शामिल था, उसमें से रूस और अमेरिका भी था। तो अमेरिका पिछले साल अपना हाथ खींच लिया, है ना, तो रूस भी इस बार अपना हाथ खींच लिया है इससे, ठीक है। इसका जो है हस्ताक्षर इस पर कब हुआ था, तो फिनलैंड में 1992 में हुआ था, ठीक है। उद्देश्य क्या है इसका, बहुपक्षीय जो ये समझौता है इसका उद्देश्य क्या है, तो सदस्य देशों को एक दूसरे की सीमा में गैर हथियार बंद विमानों को के माध्यम से सैन्य ठिकानों की निगरानी की सुविधा प्रदान करता है। मतलब एक दूसरे के क्षेत्र में जो है आवागमन कर सकता है हर तरह से, उसमें कोई रोक टोक नहीं होगा, इस तरह से वैश्विक सुरक्षा के लिए संधि को काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है, ठीक। तो ये है।
अगला देखिए, अदालत की अवमानना के आधार पर दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा को 15 माह का कारावास सुनाया गया। इन पर जो है देखिए, जब ये राष्ट्रपति थे तो उनके राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान इन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा, वित्त अनियमितता का आरोप लगा, वित्त गमन का आरोप लगा। तो जिसके कारण जो है इन पर जो मामला चल रहा था, तो इन्हें न्यायालय में उपस्थित होना था, तो ये न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए, जिसके कारण इन्हें न्यायालय की अवमानना के आधार पर 15 महीने के लिए जो है कारावास की सज़ा सुनाई गई है। ठीक है, तो ये है ये तो अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के अंतर्गत अगस्त महीना के प्रतियोगिता दर्पण में के सीरीज में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य लेकर के आएंगे। अगस्त महीने का आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य का वीडियो लेकर के आएंगे। फिर हम लोग जो है नवीनतम सामान्य ज्ञान से संबंधित करंट अफेयर्स जैसे कि नियुक्ति, जो है जो है तिथि दिवस, उसके बाद निधन, है ना, ये सब कैंपेनिंग, खेल, परिदृश्य, ये सब जो है एक वीडियो में लेकर के आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।